Hello and welcome once again to this special session of Basics of Law. लॉ के बिल्कुल बेसिक्स ऑफ लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉ के बेसिक्स का आज हम बहुत ही अच्छे से विश्लेषण और डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि लॉ इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है और जरूरत क्या है। इट शैल बी अ डायलॉग, मीन्स आप और मैं हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों के विचार भी मैं इसमें जानूंगा और फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लॉ के बारे में। क्लियर? हियर आई स्टार्ट विद द सेशन नाउ। मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे जवाब देते जाएंगे। मेरा सवाल सबसे पहले कि लॉ शब्द की डेफिनेशन क्या है? हाउ वुड यू डिफाइन द एक्सप्रेशन लॉ? हाँ जी, जो स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरा सेशन लगा रहे हैं वो जवाब दें। ठीक है, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि लॉ के बारे में आपके विचार क्या है, आप क्या सोचते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज लॉ? माय क्वेश्चन टू यू शैल बी, मैं पूछ रहा हूं ये वाला अपना सवाल अमनजोत से। अमनजोत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। जो आपके हिसाब से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड लॉ? Sir, law, sir, according to me, sir, law can be defined as rules and regulations that governs the society. वो रूल्स And एंड रेगुलेशंस जो कि सोसाइटी को गवर्न करते हैं, आपने कहा कि उसको लॉ कहा जा सकता है ना जी? yes, sir. ओके, Sir, or those who are trying to break these rules and trying to obligation these rules uh, so, and the punishment can be imposed on that person. वेरी फाइन। तो हम कह सकते हैं लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स। इसमें एक चीज और ऐड कर देनी चाहिए हमें, मेड बाय सॉवरन। उसको हम सॉवरन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जो राज कर रहा है, या फिर हम ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं पॉलिटिकल सुपीरियर, यानी किंग, यानी कि गवर्नमेंट, सरकार जिन Sir, रूल्स को बना। हाँ जी, Sir, according to ancient law dictionary, according sir, it means that it can be defined as also norms that govern the society. बिल्कुल कहा Norms, जा। customs. ये देखिए, पहला ये सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि सुपीरियर बना रहा है, किसके लिए? इंफीरियर को गवर्न करने के लिए। ठीक है, और दूसरा, अगर नहीं मानोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। ये फोर्थ पॉइंट होगा आपका यहाँ पर कि इफ यू डू नॉट ओबे लॉ यू विल बी पनिश्ड। ये फोर्थ पॉइंट है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, बैक्ड बाय पॉजिटिव सैंक्शंस, कि सैंक्शंस अटैच होती हैं। ये वो नॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो करना नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगी? सजा। सैंक्शन यानी कि कुछ सजा। क्लियर? जब रूल्स बनाती है सरकार ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, और जब उसके पीछे सजा लगाती है, नहीं मानोगे सजा मिलेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? लॉ। अब लॉ को हम क्लासीफाई कर सकते हैं कई प्रकार से। कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं लॉ को? सबसे पहले सबसे मेन क्लासिफिकेशन है सिविल एंड क्रिमिनल, सिविल और क्रिमिनल। अब जैसे कि सिविल लॉज में आ जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्रिमिनल लॉ में क्या आ जाता है? ठीक है, इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड 1860। क्लियर?
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्लियर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ की अलग लॉ। अब मैं वो समझा रहा हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, ठीक है जी। अब कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। आज मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस ये लेक्चर है बेसिक्स ऑफ लॉ। ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक्स क्या है कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या फर्क है। दोनों ही लॉज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहकर काम करना होता है, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। जो क्रिमिनल लॉ होता है वो डील करता है किससे, डील्स विद क्राइम, समझ में आई, यानी कि डील्स विद क्रिमिनल रॉन्ग्स, डील्स विद क्रिमिनल रॉन्ग। और सिविल लॉ जो डील करता है डील्स विद सिविल रॉन्ग्स, सिविल रॉन्ग्स। ओके, तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के डिफरेंस को समझने के लिए ज्यादा जरूरी है कि हम समझें सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल लॉ रॉन्ग के बीच के डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग। अब जो सिविल रॉन्ग क्रिमिनल रॉन्ग का डिफरेंस है वो एक ही लाइन से समझ में आ जाता है कि क्रिमिनल रॉन्ग्स आर पब्लिक रॉन्ग्स, एंड सिविल रॉन्ग्स आर प्राइवेट रॉन्ग्स। यानी एक इंसान के साथ या ग्रुप ऑफ पर्संस के साथ गलत हो रहा है, जबकि ये अगेंस्ट सोसाइटी होता है, जबकि ये अगेंस्ट सोसाइटी होता है, अगेंस्ट स्टेट होता है, अगेंस्ट पब्लिक होता है। समझ में आया। प्राइवेट रॉन्ग जो है वो अगेंस्ट वन और मोर पर्सन्स होता है, बट नॉट अगेंस्ट होल ऑफ द सोसाइटी। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, समझिए। अब जैसे कि एक आदमी जा रहा था, ठीक है, अपने स्कूटर पर जा रहा था और उसकी जेब में 50,000 रुपीज कैश था। पीछे से एक आदमी आया, ठीक है, और वो बाइक पर था और उसने लाल मिर्च का पाउडर उड़ाया और स्कूटर वाले की आंखों में गिरा और स्कूटर वाला गिर गया। और उस घायल स्कूटर वाले की जेब से 50,000 निकाल के ये बाइकर एक्स ही रैन अवे, भाग गया, रैन अवे। क्लियर। 50,000 का नुकसान हुआ किसको, स्कूटर वाले को, और बाइकर इस तरह से, इसे हम कहेंगे उसने उसको रॉब किया। क्लियर। रॉबरी हुई है, ये रॉबरी। और रॉबरी जो है वो एक क्राइम है, यानी कि वो एक पब्लिक रॉन्ग है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, एक आदमी था एक्स, इस स्कूटरिस्ट का नाम था वाई। अब कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं। अब हम बात करें सिविल रॉन्ग के बारे में, सिविल रॉन्ग के बारे में। एक्स ने अपने दोस्त वाई से लोन मांगा। कितना लोन मांगा, 50,000 रुपए। और वाई ने लोन दे दिया एक्स को। जब वापस करने की बारी आई तो एक्स ने कहा नो, आई हैव नो मनी टू गिव बैक, यानी 50,000 का नुकसान हो गया वाई को। अब ये क्या है, ये है प्राइवेट रॉन्ग, ये प्राइवेट रॉन्ग। या गलत किसके साथ हो रहा है, जिसके साथ गलत होता है उसे हम एग्रीव्ड पार्टी कहते हैं। एग्रीव्ड पार्टी यहाँ कौन है, एक्स, और सॉरी वाई है, गलत वर्ड लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि एक्स ने पैसे उधार दिए, जिसके साथ गलत हुआ वो कौन है, एग्रीव्ड पार्टी कौन है, वाई। यहां पर भी जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कौन है, वाई। और यहां पर कल्प्रिट कौन है, यानी रॉन्ग डूअर, यानी रॉन्ग डूअर कौन है, आंसर इज एक्स। यहां पर भी रॉन्ग डूअर कौन है, हु इज द रॉन्ग डूअर, गलत काम करने वाला इंसान कौन है,
एक्स है। यहां पर भी नुकसान 50,000 का है, यहां पर भी जो लॉस है, जो लॉस यहां भी 50,000 और यहां पर भी लॉस है 50,000। मगर फिर भी हम इसको रॉबरी यानी पब्लिक रॉन्ग यानी क्राइम मानते हैं, पर पैसा टाइम पर ना चुका पाना हम उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या मानेंगे हम उसे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये है सिविल रॉन्ग, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि ये है प्राइवेट रॉन्ग, जबकि ये मैं बता चुका हूं कि ये है पब्लिक रॉन्ग यानी कि ये है क्राइम। ठीक है जी। क्यों? यहां पर एक्स पैसे वापस चुकाना चाहता था मगर वो चुकाने की कंडीशन में नहीं है। वंशिका, यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, यू कैन आस्क। Excuse me, sir. So, like we wrote a point in civil law that it is against one or more person, right? Sir, in the example of robbery also, है तो वो एक person के against ना, it is not affecting the whole society. अभी जवाब दूंगा इस बात का, अभी इस पॉइंट का जवाब दूंगा, ठीक है? डिटेल में जाने दो मुझे एक बार। अब यहां पर जो एक्स है वो रीपे करने की इंटेंशन रखता है, लेकिन बट एबिलिटी, क्षमता मिसिंग है, उसका पैसे नहीं वापस करने को। समझ में आया? उसकी इंटेंशन है रीपे, वापस करने की, पैसे वापस करूं, मगर एबिलिटी नहीं है ही नहीं, पैसे कहां से वापस करें। इसलिए इसको हम प्राइवेट रॉन्ग मानते हैं, इसको हम प्राइवेट रॉन्ग मानते हैं। अब वंशिका ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जो आदमी था जिसकी जेब से 50,000 लेकर गए, ठीक है, बाइकर एक्स को फायदा हुआ था, स्कूटरिस्ट वाई को नुकसान हुआ था, ठीक है। तो ये जो वाई है जो कि लॉस बियर कर रहा है, वंशिका ने कहा सिर्फ वन मैन इज बियरिंग द लॉस, तो वाई वी कॉल दैट दिस इज अ पब्लिक रॉन्ग। सिर्फ एक ही आदमी को चोट लगी, सिर्फ एक ही आदमी को लूटा गया, ठीक है, यानी ये तो अगेंस्ट वन मैन हो गया। मैं कहता हूं नो, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पूरी समाज को, पूरी सोसाइटी को नुकसान हुआ। कैसे हुआ? इसके बाद उस रोड पर रात को कभी भी कोई जाएगा और पीछे से कोई बाइक की आवाज आएगी तो फियर फैक्टर पैदा हो जाएगा। जैसे बाई को लूटा गया था, कहीं लुटेरे आज मुझे लूटने तो नहीं आ रहे, 500 रुपए तो मेरी जेब में भी है, 200 रुपए तो मेरी जेब में भी है। एक राह चलती लड़की को अगर मनचले लड़के ने, किसी ने टच कर दिया, इसे हम ईव टीजिंग कहते हैं, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन कहा जाता है। ये एक ऑफेंस है, ये एक क्राइम है। फिर तो वंशिका जी सिर्फ उसी लड़की के साथ गलत हुआ, समाज की सब लड़कियों के साथ तो गलत नहीं हुआ, मैं कहूंगा हुआ। अब हर भाई अपनी बहन को रात को अकेले नहीं भेजेगा, उस सड़क से नहीं भेजेगा। हर बाप अपनी बिटिया को उस रोड से अकेले, खास करके रात के समय में, भेजते हुए डरेगा। तो डराया किसको? पूरे समाज को। समझ में आया वंशिका? इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. फियर फैक्टर की वजह से जो एट लॉस है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो पूरी दुनिया, पूरा समाज है। इस कारण से हम उसको अगेंस्ट सोसाइटी मानते हैं। अब देखो, जबकि इस वाले केस में दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक्स ने पैसा उधार मांगा, वाई से मांगा, ठीक है, देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कवर्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और एक्स ने ये कहा था कि आप मुझे 50,000 रुपए उधार दो, मैं आपको 6 महीने के अंदर वापस कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, और साथ में 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट भी पे करूंगा, यानी टोटल 55,000 रुपीज दूंगा, ठीक है। इस पर वाई को अच्छा लगा, वाई ने एक्स पर विश्वास किया और उसको 50,000 रुपीज का लोन ग्रांट कर दिया। जबकि वाई को कुछ और करना चाहिए था। वाई को क्या करना चाहिए था? पूछना चाहिए था वो इसको इन्वेस्ट कहां करेगा। कहीं किसी ऐसी जगह तो इन्वेस्ट नहीं करने वाला जहां लॉस हो सकता है।
कोई रिस्की प्रोपोजिशन में तो कहीं पैसा नहीं लगा रहा है, और अगर मान लो बिजनेस में पैसा अर्न नहीं कर सका, तो बिजनेस इज हाईली अनसर्टेन, तो उसके पास बैकअप प्लान क्या है, उसकी स्टैंडिंग क्या है, ठीक है, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, ठीक समझ में आया, और कोई है जो उसकी श्योरिटी ले रहा है। ये सब गलतियां की है वाई ने, इसलिए भुगतेगा कौन? वाई। ना उसने किसी को कहा कि तुम इसकी गारंटी लो, ना इसकी स्टैंडिंग चेक की, ना बैकअप, ना, तो जो आंख बंद करके लोगों पर विश्वास करे, ठीक है, जो इस तरह के रिस्क ले अनकैलकुलेटेड, तो उनका लॉस बियर करना बनता है। मगर एक आदमी जो स्कूटर पर 50,000 रुपए अपनी जेब में डालकर लेकर जा रहा था, उसका लूट लिया जाना बनता नहीं है। इसलिए ये मोर सीरियस है, क्राइम जो है वो मोर सीरियस है, और ये इनको हम प्राइवेट रॉन्ग्स कहते हैं, और ये जो सिविल रॉन्ग्स होते हैं ये लेसर सीरियस होते हैं, because there is something lacking on the part of why also। why ने इंक्वायरी क्यों नहीं की, उससे बड़ा फर्क क्या है? जहां पर भी क्राइम होगा वहां पर एक्शन कौन लेगा? वहां पर स्टेट टेक्स एक्शन, स्टेट टेक्स एक्शन। अब जैसे कि एक्स ने रॉब किया, रॉब्ड वाई, क्लियर, और रॉबरी होते हुए देख लिया किसने? जेड ने। जेड बन गया क्या? आई विटनेस, आई विटनेस, और जेड गया किसके पास? पुलिस के पास, और कहा जी लुटेरे एक्स को लूट रहे हैं। समझ में आया? क्या पुलिस उसको ये कहेगी भाई तुझे क्या इससे, तुझे तो नहीं लूट रहे, जिसको लूट रहे जब वो आएगा तब बात करेंगे? नहीं। अगर किसी क्राइम की इंफॉर्मेशन, मिलती है पुलिस को, तो पुलिस एकदम से क्या करेगी? रीच द स्पॉट। ये नहीं कहेगी तुम्हें क्या, जेड तुम्हें तो नहीं लूट रहे, तो तुम क्यों आए हो, लेट एक्स कम। अब ऐसे तो जी मर्डर हो गया। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, ए स्टैब्ड बी, यानी चाकू मार दिया, ए स्टैब्ड बी, बी वॉज किल्ड, मारा गया बी। ए ने कौन सा ऑफेंस किया है? दृष्टि बताएगी हमें, दृष्टि विच ऑफेंस हैज ए कमिटेड? Sir, it's criminal offense. Criminal crime. Public. नाम क्या है इसका? Public crime. नाम क्या है? वन वर्ड। Murder. मर्डर, यस, दिस इज मर्डर। और मर्डर के लिए कॉमन लॉ में क्या वर्ड यूज हुआ है? यूके में, स्वीडन में, Sorry, sir. इंग्लैंड में एक मर्डर को क्या बोलते हैं? Manslaughter. Manslaughter. मैनस्लॉटर, ये आदमियों को काट देना। दिस इज मर्डर। हमारे यहाँ पर मर्डर की पनिशमेंट 2 में दी हुई, मर्डर की डेफिनेशन सेक्शन 300 में दी हुई है। किस लॉ में ये दिया हुआ है? 302 में है पनिशमेंट, और 300 में है मर्डर की डेफिनेशन। कहते हैं फांसी सजा सुनाई जाती है। ओके, तो ये है कौन सा लॉ? इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड 1860। किस इंसान का दिमाग था इसको बनाने के पीछे? लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले। अच्छा ये बताओ, आईपीसी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ? प्री और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ? इसको नहीं पता? Post. प्री, कैसे बोल दिया पोस्ट? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, यानी क्या हुआ? कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंस हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950।
उसके बाद जो लॉ बने वो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। उससे पहले से जो लॉ बने थे और जो अभी भी चले आ रहे हैं वो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जैसे कि अभी भी मैंने एक लॉ का नाम लिया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो ये भी क्या हो गया, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब और है जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932, बताओ ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है पोस्ट? Pre. ये भी है प्री। फिर आता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, 1872 का, ये बताओ प्री है या पोस्ट है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है पोस्ट है? Pre. क्योंकि 1950 से पहले का है। क्लियर? और आगे चलते हैं। यानी कि जितने भी क्राइम है उसके अंदर एक्शन कौन लेता है? स्टेट, पुलिस टेक्स एक्शन। जबकि यहां पर एग्जांपल लेते हैं। अब देखो वाई जो था उसने लोन ग्रांट किया था किसको? एक्स को, और एक्स ने कह दिया आई हैव नो मनी। अब इनका एक कॉमन फ्रेंड था वाई और एक्स का कॉमन फ्रेंड था जेड। जेड चला गया किसके पास? टू पुलिस, कि मेरे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को नुकसान पहुंचाया है। पहले तो पैसे उधार मांग लिए एक्स ने, और जब वापस देने की बारी आई तो कहता है नो मनी, पुलिस यू प्लीज टेक एक्शन। क्या पुलिस एक्शन लेगी? नो। पुलिस सिर्फ क्राइम हो जाने पर ही पुलिस एक्शन लेती है। पुलिस कभी भी सिविल रॉन्ग में पुलिस एक्शन नहीं लेगी। समझ में आया? यानी कि जेड कुछ नहीं कर सकता, केवल एक्स, जो एक्स है, ठीक है, जिसको नुकसान हुआ है, सॉरी वाई जिसको नुकसान हुआ है, ओनली वाई कैन स्यू एक्स। स्यू यानी सूट फाइल कर सकता है, और पूरा नाम बोल ले तो क्या फाइल कर सकता है? सिविल सूट। किस चीज के लिए सिविल सूट फाइल कर सकता है? फॉर रिकवरी, पैसे वापस पाने के लिए। और इसको कोर्ट में क्या सबमिट करवानी होगी? प्लेंट। और जो कोर्ट में जाकर प्लेंट सबमिट कराता है वो बन जाता है प्लेंटिफ, और जिसको जवाब देना होता है वो बन जाता है डिफेंडेंट। और यहाँ पर जो पुलिस ने रॉबरिया केस चलाया, ठीक है, वहां पर पुलिस कौन सी भूमिका निभा रही है? ठीक है, पुलिस सरकार का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो वो सॉरी स्पेलिंग ठीक कर दूं मैं इसकी, प्रोसिक्यूशन SE आएगा, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट प्लस पुलिस, ये लोग मिलकर प्रूव करते हैं। क्या प्रूव किया? दैट एक्स इज अ क्रिमिनल, और फिर एक्स को सजा मिलेगी। और एक्स क्या बन गया इसमें? डिफेंडेंट। तो एक तरफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट होते हैं, दूसरी तरफ सिविल केस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं। यहां तक समझ में आ गया? आज बिल्कुल बेसिक्स की क्लास चल रही है। ओके, और आगे चलते हैं। अब जो जेड जब कोर्ट में गया तो कोर्ट में जो जज बैठा था उसने कहा व्हाट इज योर लोकस। अगर पूरा बोलूं तो व्हाट इज योर लोकस स्टैंडाई। ये क्वेश्चन किससे पूछा? ये क्वेश्चन पूछा जेड से। किसने पूछा? जज ने पूछा। मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन लोकस स्टैंडाई। देखते हैं कौन जवाब देगा। जो पहली बार मेरी क्लास लगा रहे हैं उनमें से कोई बच्चा जवाब दे। जज ने पूछा, हाँ भाई जेड, तुम्हारा लोकस स्टैंडाई क्या है? लोकस स्टैंडाई का क्या मतलब निकाला आपने इससे? राइट टू इंटर सर उसका लॉयर। नहीं, सॉरी, हिमांग जवाब देगा। हिमांग गोयल।
लोकस स्टैंडाई का क्या मतलब है? बोलिए। आपका बोलो बोलो। तो कि आपका क्या राइट है, आप इनके मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो? मतलब आप क्या रिलेशन हो? मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वाई ने पैसे उधार दिए, एक्स को पैसे मिले, एक्स ने पैसे उधार के पैसे वापस नहीं किए, नुकसान हो गया वाई को, फायदा हो गया एक्स को। तो जेड तुम्हें क्या लेना? समझ में आया? अब जैसे कि एक और लॉ है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब एक है हस्बैंड, हस्बैंड नंबर 1, और ये है उसकी बीवी नंबर 1, वाइफ नंबर 1। अब वाइफ नंबर 1 क्या करती है? डिजर्शन करती है। डिजर्शन, डिजर्शन क्या होती है? कि छोड़ के चले जाना, लीव्स द स्पाउस, स्पाउस यानी कि पति या पत्नी जिसे शादी हुई थी, डिजर्ट कर दिया पति को, मायके जाकर बैठ गई, तो हस्बैंड बेचारा क्या करेगा? आरसीआर का केस लगाएगा। आरसीआर क्या होता है? रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल, कॉन्जुगल राइट्स। समझ में आया? रेस्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन ऑफ व्हाट? कॉन्जुगल। कॉन्जुगल का मतलब क्या होता है? लिविंग टुगेदर आफ्टर मैरिज, लिविंग टुगेदर आफ्टर मैरिज। राइट्स आपको पता ही है, अधिकार। तो साथ में रहने के अधिकारों की रिस्टोरेशन मांगेगा हस्बैंड, कि मेरी पत्नी को ऑर्डर दिया जाए कि वो वापस मेरे साथ आके रहे। हालांकि हस्बैंड के पास एक और लाइन ऑफ एक्शन है, वो चाहे तो डाइवोर्स भी मांग सकता है। जब ये मुझे छोड़ के चली गई, इतने लंबे समय से अलग रह रही है, तो इस ग्राउंड पर हमारी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, और मैं फिर किसी और से शादी कर लेता हूँ, ये तो मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है। ये दोनों एक्सक्यूज मी सर, आरसीआर का केस भी लगा सकता है हस्बैंड, और डाइवोर्स भी। क्वेश्चन पूछिए। सर ये कितने टाइम पीरियड तक वाइफ मतलब साथ में ना रहे तो हो सकता है? कोई टाइम लिमिट है इसकी? देखिए, डिजर्शन का जो ग्राउंड है उसमें 2 साल का पीरियड होता है। ये देखिए, आप देख पा रहे मेरी स्क्रीन? डिजर्शन इन यस सर। हिंदू मैरिज एक्ट, देखिए, ये देखिए, जो डिजर्शन 13(1)(1)(b) में कवर होता है, ओके। और बिना किसी रैशनल के अगर एक हस्बैंड वाइफ या वाइफ या हस्बैंड छोड़ चले आए तो उसे डिजर्शन कहते हैं, ओके। Desertion of the petitioner by the other party to the marriage without a reasonable rationale or against the wish of such party burden of proof is on the petitioner, ठीक है। और अगर हम इसके और गहराई में जाते हैं, जैसे कि ये देखिए, अब तो बहुत अच्छा हो गया, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पैदा हो, ठीक है, आप उसी टाइम उसका जवाब निकाल सकते हैं कहीं से। ये देखो, पहले तो सेक्शन याद कर लो, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सारे ही कहा दिए हैं 13 में, और इसका पीरियड है 2 साल, और ये कंटिन्यूअस पीरियड होना चाहिए। सोचो, वाइफ पहले 2 महीने के लिए गई, फिर अगली गर्मी की छुट्टियों में फिर 2 महीने के लिए गई, अगली गर्मी की छुट्टियों में फिर 2 महीने के लिए गई, तो क्या 10 साल बाद या 12 साल के बाद जब 24 महीने पूरे हो जाएंगे, तो क्या हस्बैंड डिवोर्स ले सकता है? नहीं। द पीरियड हैज टू बी कंटिन्यूअस। Desertion of the petitioner by the other party to the marriage for a continuous period of 2 years without a reasonable rationale or against the wish of such party, तो उसे हम desertion कहते हैं। एक ही नहीं, कई ऐसे grounds of divorce
होते हैं। चले आगे, फंडा ये क्लियर, सवाल का जवाब मिल गया। यस सर। तो 2 साल का पीरियड है और 3 मेन एसेंशियल्स है। और आगे चलते हैं। अब हस्बैंड नंबर 1 को H1 को छोड़ के गई थी वाइफ नंबर 1। और हुआ क्या, जो हस्बैंड के दोस्त थे, हस्बैंड के 2 दोस्त थे, फ्रेंड नंबर 1 और फ्रेंड नंबर 2। ये लोग जो थे, इनकी अपनी भाभी से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। और ये फ्रेंड नंबर 2 ने पहले तो हस्बैंड के घर आना ही बंद कर दिया। क्यों? वाइफ छोड़ के चली गई। फिर फ्रेंड नंबर 1 ने इसको सलाह दी, क्यों ना हम वकील के पास जाए, केस कर दें, ठीक है। और F1 प्लस F2 दोनों ने मिलकर, दोस्तों ने केस कर दिया किस पर? वाइफ पर, कि जब शादी किया तो पति के साथ रहना पड़ेगा, ये गलत बात है, तुमने हमारे दोस्त को क्यों छोड़ दिया। क्या 2 दोस्त मिलकर ऐसे केस, या कोई एक दोस्त केस कर सकता है किसी की पत्नी पर? वाइफ के साथ, वाइफ के ऊपर केस करता है, पति के साथ जाके रहो। आंसर यस की No, सर। no, sir. No. कोर्ट ने फिर वही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज योर लोकस स्टैंडाई। ये केस कर सकता है हस्बैंड, दोनों तरह केस कर सकता है, डाइवोर्स भी और आरसीआर भी। ओके, समझ में आ गया? और अभी तो शुरू हुआ है। और समझो, जो सिविल रॉन्ग होता है, उसके अंदर कभी भी पनिशमेंट नहीं मिलती, नो पनिशमेंट, क्योंकि उस इंसान की पैसे वापस करने की इच्छा तो थी पर वो दे नहीं पा रहा था। जबकि जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है, क्रिमिनल रॉन्ग को क्राइम भी लिख सकते हैं, क्रिमिनल रॉन्ग और क्राइम एक ही बात है। क्राइम अगर होता है तो क्या मिलती है? पनिशमेंट। इसमें सिविल रॉन्ग में क्या मिलता है? ओनली कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, यानी जितना आपका लॉस हुआ है उसको ठीक कर दिया जाएगा। मगर यहां पर कॉम्पनसेशन तो मिल नहीं सकता है, कॉम्पनसेशन तो मिल नहीं सकता है, साथ में पनिशमेंट भी। क्लियर जी? एक और चीज है जो दोनों जगह मिल सकती होती है, और वो होती है कॉस्ट्स। कहते हैं आई हैव वन द केस विद कॉस्ट्स। बताओ कॉस्ट वर्ड का क्या मतलब है? जो पहले दिन लेक्चर लगा रहे हैं वो बताएंगे। अगर कोई इंसान केस जीत जाता है विद कॉस्ट, अब जैसे वाई ने लोन दिया, एक्स ने लोन लिया, एक्स ने पैसे वापस करने से मना कर दिया और कह दिया नो मनी, आई हैव नो मनी टू गिव बैक। तो वाई ने केस किया, तो उसको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो उसको मिलेगा क्या? कॉम्पनसेशन। वो कितना होगा? ₹50,000 जितना उधार दिया प्लस उसका इंटरेस्ट। सेकंड नंबर पे क्या मिलेगा? कॉस्ट, यानी वकील का खर्चा, फोटो स्टेट का खर्चा, कोर्ट आने जाने का खर्चा। समझ में आया? क्योंकि वो 50,000 बिना कोई मेहनत के उसको मिलने चाहिए थे, 50,000 प्लस इंटरेस्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। पर उसको जो मेहनत करनी पड़ी, जो अपना नुकसान सहना पड़ा, उसको भी ठीक कौन करेगा? गलत काम करने वाला वाई, वो से कॉम्पनसेट करेगा। समझ में आया? और आगे चलते हैं। So this cost will be available to Y. बिल्कुल, वाई को पैसे मिलेंगे, एक्स को देने पड़ेंगे। जैसे 50,000 जो लोन दिया वो तो देना ही पड़ेगा, 5,000 जो इंटरेस्ट का पैसा है वो भी देना पड़ेगा, प्लस जो 10,000 जो एडवोकेट की फीस है वो भी देनी पड़ेगी, और इससे ज्यादा ही मिलेगी, 2,000 पे और ज्यादा मिल जाएंगे, फोटो स्टेट का खर्चा, आने जाने का खर्चा एक्स्ट्रा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, और आगे चलते हैं। अब जो क्राइम होता है, जो हम कहते हैं उसने क्या किया है? ऑफेंस कमिट किया है। ये कितनी प्रकार के होते हैं? ठीक है जी, ये हम डिस्कस करेंगे कि इसको 4 तरह से हम बांट सकते हैं। क्लियर? ये लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, समन केस, वारंट केस और कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। अभी हम सिविल और क्रिमिनल को और गहराई में जाएंगे। क्लियर? और आगे चलते हैं। अब सिविल लॉज भी आगे 2 प्रकार के होते हैं,
क्रिमिनल लॉज भी आगे दो तरह के होते हैं। सिविल में कौन से दो हैं? प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव। और यहां पर भी जो ऑफेंस है वो दो प्रकार के हैं। ये कौन कौन से हैं? क्रिमिनल में भी there are two types of offenses, substantive and procedural, substantive and procedural, दोनों में नाम सेम है। अब क्या फर्क है सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ? सब्सटेंटिव लॉ क्या करता है? वो डिटरमिन करता है, डिटरमिन्स राइट्स एंड लायबिलिटीज। प्रोसीजरल लॉ यहां पर भी सेम जवाब है। सब्सटेंटिव लॉ बताता है आपके राइट्स और लायबिलिटीज क्या है। प्रोसीजरल लॉ क्या बताता है? वो बताता है प्रोसीजरल लॉ lays down the procedure for enforcement of those rights and liabilities, अब देखो सब्सटेंटिव लॉ दो तरह के हो सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल। प्रोसीजरल लॉ भी दो तरह के हो सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल। या ऐसे बोल लो कि सिविल लॉज को दो तरह से बांटा जा सकता है, सब्सटेंटिव, प्रोसीजरल, और क्रिमिनल लॉज को भी दो तरह से बांटा जा सकता है, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव बताता है आपके अधिकार हैं क्या और आपकी लायबिलिटी है क्या आपको करना ही पड़ेगा। प्रोसीजरल बताता है फिर आपके अधिकार आपको मिलेंगे कैसे, एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कैसे होगा। समझ में आया? अब इसे कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बांटेंगे सिविल और क्रिमिनल। क्लियर? अब सिविल में सब्सटेंटिव में कौन से आ जाएंगे और प्रोसीजरल में कौन सा आ जाएगा? क्रिमिनल में सब्सटेंटिव में क्या आ जाएगा और प्रोसीजर में कौन से आ जाएगा? प्रोसीजर तो बड़ी सीधी सी बात है, सिविल का सबसे मेन है सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड 190। क्रिमिनल लॉ में प्रोसीजर लॉ जो सबसे मेन है वो कौन सा है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर। ये 1973 का है, ये 1908 का है। ओके, अब सब्सटेंटिव की बात करें। सिविल में सब्सटेंटिव, एक तो मैंने सबसे पहले लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसको आपको मानना पड़ेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। ठीक है। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और का नाम लिया, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ऐसे बहुत से लॉज हैं, ये सिविल हैं। जितने भी, ध्यान से सुनना सारे, जितने भी प्रॉपर्टी के जितने मसले होते हैं, पैसे का जो लेन देन, प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सब कुछ किसमें कवर होता है? सिविल। जितने भी मैरिज से रिलेटेड जितने केस हैं वो सारे सिविल हैं। जितने भी सक्सेशन के हैं कि बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी मेरी है, भाइयों में लड़ाई, प्रॉपर्टी की लड़ाई, वो भी सब सिविल है। क्लियर? समझ में आया? और आगे चलते हैं। और प्रोसीजर लॉ में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि लॉ ऑफ लिमिटेशन। लॉ ऑफ लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन बना क्यों था? कि आज अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको एक लिमिटेशन पीरियड दिया जाएगा
इतने समय के अंदर अंदर आपको केस करना है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट करके मुक्कर जाने को, मुक्कर गया बंदा, पहले वादा किया था फिर मुक्कर गया, मैं नहीं करता पैसे वापस, इसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई करता है तो आप कितने समय, ये सेक्शन 73 में इसके प्रिंसिपल्स डील होते हैं। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 73। कौन सा लॉ? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो 3 साल के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद आप केस फाइल नहीं कर सकते। ये 3 साल का पीरियड कौन सा पीरियड है? लिमिटेशन पीरियड। ये है लॉ ऑफ लिमिटेशन, ये भी एक प्रोसीजर लॉ है। फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक, ये क्या चीज है? आपका सौदा हुआ सफेद गाड़ी का खरीदने का एक्स के साथ, पर एन मौके पे एक्स कहता है सफेद नहीं तुम मेरी लाल गाड़ी ले लो, बल्कि वो तो सफेद गाड़ी से भी ज्यादा अच्छी है, ज्यादा महंगी है और लेटेस्ट मॉडल है, डबल वैल्यू की है, तो कम वैल्यू ज्यादा वैल्यू वाली चीज मैं दे रहा हूं, वो ले लो। आप कहते हो नहीं, जब दिल गधी पर आ जाए तो परी क्या चीज है, ये कहावत है, समझ में आ गया? तो वो कहता है दिल ही हमारा उस गाड़ी पर आ गया, सफेद गाड़ी, तो अब तो हम सफेद गाड़ी ही लेकर जाएंगे, व्हाइट कार, चाहे रेड कार उससे महंगी है, उससे अच्छी है, उससे ज्यादा ब्रांडेड है, उससे ज्यादा अच्छी, उससे ज्यादा अच्छा मॉडल है, मगर फिर भी जब दिल आ गया जिस तो वही लेंगे। तो अड़ जाना कि मुझे स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा लगता है। फिर सूट फॉर, फिर वो आदमी सूट फाइल करेगा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितने साल के अंदर अंदर करेगा? 3 साल। ये है लॉ ऑफ लिमिटेशन। क्लियर? और एग्जांपल देते हैं। ठीक है, प्रोसीजर लॉ में, जैसे प्रोसीजर में क्राइम का मैंने दिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, और क्राइम के अंदर, क्रिमिनल के अंदर सब्सटेंटिव में सबसे मेन है इंडियन पिनल कोड। फिर और आता है एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट, मैं आपसे पूछता हूं एनडीपीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के बारे में। दृष्टि आप बताओ एनडीपीएस एक्ट क्या होता है? दृष्टि, महिमा, महिमा, व्हाट इज एनडीपीएस एक्ट? सुना है एनडीपीएस एक्ट के बारे में? न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कभी? महिमा, नो सर। बच्चे जो नार्कोटिक ड्रग्स, सर नार्कोटिक ड्रग्स, जिसे पूछा वो जवाब देगा। दृष्टि, नार्कोटिक ड्रग्स से समझ में आ गया, पी का क्या मतलब है पता है? महिमा, हिमांग, अमनजोत, Yes, sir. दीक्षिता, Sir, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, साइकोट्रोपिक। Yes, sir. Psychotropic. Pronunciation थोड़ी वो। बात हो यार। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। क्लियर? अब ये कौन सा है? ये सब्सटेंटिव लॉ है, ये बताता है कितनी सजा मिलेगी। इंडियन पिनल कोड बताता है कौन से ऑफेंस का क्या डेफिनेशन है और कितनी पनिशमेंट मिलेगी, पर कैसे मिलेगी ये सीआरपीसी बताएगा, प्रोसीजर लॉ सीआरपीसी। समझ में आया? अब कॉन्ट्रैक्ट बताएगा जो जुबान हुई है उसको पूरा भी करना पड़ेगा, लेकिन कैसे पूरी होगी? प्रोसीजर कहां लिखा है? सीपीसी में, सीपीसी सीआरपीसी। ओके, और पीसीए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट,
ओके, कि अगर कोई ब्राइब लेता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर? तो ये भी क्या है, सबस्टांटिव एक्ट। ओके, तो सबस्टांटिव और प्रोसीजर समझ में आ गया आपको? किसी बच्चे को कुछ पूछना है सबस्टांटिव और प्रोसीजर में? एनी क्वेश्चन? सर कोई ऐसे केसेस भी होते हैं जो दोनों मतलब सिविल और क्रिमिनल में कॉमन हो, मतलब वो सिविल में भी आते हैं और क्रिमिनल में भी? हाँ जी, जैसे कि चैप्टर 9 ऑफ CRPC, ठीक है, चैप्टर 9 ऑफ CRPC किसके बारे में है? हमें बलराज बताएगा। बलराज, चैप्टर 9 ऑफ CRPC, बलराज, बलराज जी बताएं। बलराज जी आप बताएं। नहीं पता? सात्विक, चैप्टर 9 ऑफ CRPC किससे डील करता है? नहीं पता? सर मेंटेनेंस सेक्शन 125 टू to 128 128 ऑफ CRPC, और ये है भरण पोषण का अधिकार, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स हर इंसान जिसकी क्षमता है, हर वो इंसान जिसकी क्षमता है उसको 3 को मेंटेन करना पड़ता है। अमनजोत आप बताओ किस किस को उसको मेंटेन करना पड़ेगा? यानी खाने पीने के पैसे, रोटी कपड़ा मकान, सर वाइफ को और चिल्ड्रन को, और सर पेरेंट्स। यस सर। पेरेंट्स सर। अब आपको कैसे भूल गए आप? पेरेंट्स को समझ में आया? यस सर। अच्छा, अगर कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड है, नाजायज औलाद, क्या उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा? यस सर। यस, इलेजिटिमेट चाइल्ड है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और जो इलीगल वाइफ है क्या उसको भी मेंटेन करना पड़ता है? बताओ जी, करना पड़ता है? आई डोंट नो। कम ऑन, दिमाग लगाओ। अगर एक आदमी, एक मैन है, ठीक है, और उसका अफेयर चल रहा है किसी लड़की के साथ, ठीक है, और वाइफ जैसे रिलेशंस डेवलप हुए हैं, वाइफ जैसे, लाइक वाइफ नहीं है वो, तो क्या उसको उसके खाने पीने वगैरह खर्चा सब उठाना पड़ेगा? नो सर। सर डिपेंड करता है चिल्ड्रन है या नहीं है। सर आई थिंक तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना सर, वो कि अनएबल है अपना। आंसर नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, यहां था अफेयर चल रहा था, और एक तरफ है लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, एक लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लिव इन को 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि लिव इन क्या है। लिव इन का मतलब है एक बॉय और एक गर्ल साथ में रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं हम हस्बैंड वाइफ हैं, और लॉन्ग टाइम से ऐसे रह रहे हैं, और सब कुछ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, अपना सारा काम करना, सब कुछ वैसे कर रहे हैं जैसे हस्बैंड वाइफ करते हैं। लॉन्ग टाइम होना चाहिए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ की तरह रहते होने चाहिए, लिविंग टुगेदर होना चाहिए, लिविंग टुगेदर होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं लिव इन रिलेशन। अब बताओ, लिव इन में क्या रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें लिव इन पार्टनर को पूरी करनी पड़ेगी? जल्दी बताओ। यस मुझे सर। क्या सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत एक लड़की अपने लिव इन पार्टनर से पैसे ले सकती है मेंटेनेंस के नाम पे? यस सर। आंसर नो, बट यस। सर हिंदू नो बट यस क्या होता है? सर अगर लिविंग में रहते हैं, उनके बेबी हो जाता है, देन वो कर सकती है, वरना नहीं। वो तो बच्चा ले सकते हैं, बच्चे के नाम पे ले जा सकते हैं, वो कैसे ले लेगी? हाँ तो सर ले तो सकते है बिना बच्चा हुए। सर हाई कोर्ट ने तो यही क्या रखा है कि आप मेंटेनेंस ले सकते हो अगर लिव इन में रह रहे थे तो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लिव इन पार्टनर लड़की
सेक्शन 125 सीआरपीसी में बिना मैरिज के मेंटेनेंस नहीं ले सकती, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं ले सकती है। नो बट यस। नो बट यस का मतलब क्या है? ये क्या बात बनी? मैंने बोल दिया नो बट यस। आंसर दूसरे प्रोविजन में तो ले सकती है, अंडर मगर हिंदू में किसी में नहीं ले सकती। किसमें ले सकती है? डीवीए। डीवीए में ले सकती है, सीआरपीसी में नहीं ले सकती। अब देखते हैं डीवीए की फुल फॉर्म हमें दीक्षिता बताती है या नहीं। दीक्षिता, अमनजोत, हिमांग, मैं बताऊं सर? डोमेस्टिक वायलेंस। जिससे पूछना सिर्फ वायलेंस। आंसर इज डोमेस्टिक वायलेंस एस्पेक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत लिव इन पार्टनर लड़की लड़के से मेंटेनेंस ले सकती है, क्योंकि वो मैरिड कपल नहीं है, इसलिए सीआरपीसी सेक्शन 125 में नहीं ले सकती। अब पुराने क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो सिविल भी है और क्रिमिनल भी है? ठीक है, यहां पर चाहे ये दिया हुआ है सीआरपीसी में, और यहां पर जो नेचर ऑफ रेमेडी है, जो नेचर ऑफ रेमेडी है वो सिविल है। हालांकि क्रिमिनल लॉ मशीनरी, हालांकि क्रिमिनल लॉ मशीनरी इसको क्या करती है? एनफोर्स कर रही है। समझ में आया? तो ये सिविल और क्रिमिनल के बीच की चीज है। फिर ऐसे ही होता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस जो है वो एक टॉर्ट है, मगर ये नेग्लिजेंस अगर किसी की मौत हो जाए तो वो क्राइम भी बन जाता है, क्योंकि वो टॉर्ट है, इस कारण से वो सिविल रॉन्ग है। तो एक ही चीज सिविल रॉन्ग भी है, क्राइम भी है। उसी तरह से होता है डिफेमेशन, किसी की बेइज्जती कर देना, उसकी गुडविल खराब कर देना। डिफेमेशन जो है वो एक टॉर्ट है, इसलिए वो एक सिविल रॉन्ग है, मगर साथ ही साथ वो एक क्राइम भी है। डिफेमेशन क्या है? ठीक है, डिफेम करना, किसी की बेइज्जती कर देना। जैसे अरविंद केजरीवाल एक पॉलिटिशियन है, अगर आप लिख देते हो कि मान लो दीवार पर आपने लिख दिया कि अरविंद केजरीवाल इज अ डेकॉइट, वो तो डकैत है, वो तो डाकू है, डेकॉइट। ठीक है, तो ये क्या है? आपने एक झूठ बोला है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वो तो इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, तो वो क्या करेगा? डिफेमेशन प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ इनिशिएट करेगा, और दोनों करेगा। क्या करेगा? सिविल भी और क्रिमिनल भी, और क्रिमिनल भी। क्रिमिनल के तहत आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट, और सिविल के तहत आपको पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि कॉम्पनसेट करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। समझ में आया? सिविल में मिलता है कॉम्पनसेशन, क्रिमिनल में मिलता है पनिशमेंट। फंडा क्लियर हो गया? सर अगर ऐसा स्टेटमेंट हो कि अरविंद केजरीवाल डेकॉइट है और साथ में हम करप्शन के उसके एविडेंस प्रोवाइड करें, तो बच सकता है इंसान, या फिर करप्ट ही कहना पड़ेगा? डेकॉइट वर्ड यूज किया इसलिए करप्शन भी डिफेमेशन है। बट अगर अगर आप हम कहते हो एविडेंस दे अरविंद रहे हैं साथ में, केजरीवाल करप्ट है, ठीक है, लेकिन आपके पास कोई तथ्य नहीं है, तो ये भी डिफेमेशन है। पर अगर आपके पास तथ्य हैं, ट्रुथ जो है वो क्या होता है? वो एक एक्सेप्शन बन जाती है, वो आपका डिफेंस बन जाता है। सच बोलना डिफेमेशन नहीं होती। समझ में आया? जैसे कि आज की डे अभी न्यूज में आ रहा था कि आशा राम बापूजी जो है उनको क्या हो गया? कोरोना हो गया। वो एक सेक्सुअल ऑफेंस के आरोप में जोधपुर जेल में आजकल बंद है, और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब ये तो सच है, मैंने खुद ने बोल दिया कि आसाराम बापू जी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है और वो जोधपुर की जेल में बंद है। इससे वो डिफेम हो गई। इतनी बड़ी हस्ती हुआ करते थे आसाराम बापू,
या गुरमीत बाबा राम रहीम, पर ये तो सच है। हाँ वो जोधपुर की जेल में है, हाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको हुई है, तो सच बोलना डिफेमेशन नहीं कहलाती। ओके, Excuse sir. me, sir. क्वेश्चन पूछिए। Sir, like, if we say, suppose X person is a dacoit, so but we cannot write on walls, no, to defame him or her. Like writing on walls is. अपनी खुद की वॉल पे लिखने का आपको अधिकार है, पड़ोसी की वॉल पे लिखने का अधिकार नहीं है। ओके, तो आपने Okay, sir. कहा आप वॉल पे नहीं लिख सकते, मैं कह रहा हूं यस लिख सकते हैं, वॉल पे भी लिख सकते हैं, कॉपी पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने कमरे के अंदर की वॉल पे भी लिख सकते हैं। बस उस वॉल पे लिखने का आपको प्रॉपर्टी एक्ट के तहत राइट होना चाहिए। पड़ोसी की वॉल या सरकारी वॉल पे नहीं लिख सकते हैं। ओके, Okay, sir. और वो सरकारी वॉल पे क्यों नहीं लिख सकते? किसी की प्रॉपर्टी को आप कैसे टच कर लोगे? समझ में आया? Yes, sir. इवन कि आप अपनी दुकान का इश्तेहार, पोस्टर भी सरकारी प्रॉपर्टी की वॉल पर नहीं लगा सकते, अपने घर की दीवार पे लगा सकते हो। Sir, but like whenever I pass by some like कोई भी complex वगैरह, वहाँ पे तो होता है this doctor contact this doctor, वो doctors आपने की तो अभी से क्या वर्ड यूज किया कि आप, जब मैं किसी कॉम्प्लेक्स के साथ से निकलती हूँ तो उसकी दीवार पे लिखा होता है कि अगर आप किसी परेशानी में हैं तो आज ही आप जाकर मिले बंगाली बाबा से। बंगाली बाबा से, बंगाली बाबा मात्र 200 रुपए लेकर जादू मंत्र से आपके हर तकलीफ को दूर कर देंगे। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स का मालिक जानता है कि उसकी प्रॉपर्टी कितने की है, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसकी दीवार का मिसयूज किया बंगाली बाबा ने। अब वो कितने रुपए का केस लगाएगा? बंगाली बाबा के पास पैसे है देने के लिए? समझ में आया? केस करने के लिए वकील मांगेगा 50,000 रुपए, और इसने कहा 5 लाख का नुकसान हुआ है मेरा, तो 5 लाख के ऊपर उसको कोर्ट फीस जमा करानी होगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5-6% बन जाता है, जो कि अपने 1.5% के आसपास बन जाता है। पहले तो कोर्ट में पैसा जमा कराएगा, फिर एडवोकेट को पैसा देगा, फिर बंगाली बाबा को पास जाएगा, बंगाली बाबा कहेगा मेरे पास तो 2 शर्ट है और 1 पैंट है, ले जाओ, मेरे पास है ही नहीं कुछ। समझ में आया? इस कारण से कॉम्प्लेक्स वाले बंगाली बाबों से, देसी डॉक्टरों से पंगे नहीं लेते। समझ में आ गया? सर लेकिन Yes, सर जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अपना प्रचार करती है, अगर वो ऐसा करती है तो उन पे किया जा सकता है? क्वेश्चन पूछा है किसने? मोहित ने। यस सर। मोहित, एक बहुत बड़ी चीज हमारे भारत के संविधान में लिख रखी है और उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इसका क्या मतलब होता है? हर वो इंसान जो कि लेजिस्लेचर का मेंबर है या लेजिस्लेचर इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी कर रहा है, ठीक है, उस इंसान को 3 प्रकार के ऐसी छूट मिलती है जिनको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो अगर क्रिटिसाइज करता है किसी और पॉलिटिशियन को तो वो डिफेमेशन प्रोसीडिंग्स के दायरे में नहीं माना जाता, क्योंकि डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए देश की जनता को बताना जरूरी है कि कौन कौन करप्ट है। मान लो करप्शन के चार्जेस प्रूव हो नहीं पाए तो वो इंसान जिसने करप्ट कहा था, क्या उस पर डिफेमेशन प्रोसीडिंग्स चलेगी? नहीं। एमपी जितने भी हैं, एमएलए जितने भी हैं, उन सबको क्या मिलता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरा मिलता है फ्रीडम फ्रॉम ज्यूरी सर्विस, कि जब सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का, उस समय कोर्ट ने कहा आओ गवाही देने के लिए आओ। गवाही यानी विटनेस बनकर आओ, हमने पूछना है तुम्हें क्राइम होते हुए देखा है क्या?
वो आदमी कहता है मैं ज्यादा जरूरी काम कर रहा हूं। जिस 50 लाख लोगों ने जिन्होंने वोट डाल के मुझे जिताया है, मैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए लेजिस्लेचर में उनके फायदे की बातें बोल रहा हूं। मैं अपनी डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए मेरा इस टाइम कोर्ट में होने से ज्यादा जरूरी क्या है कि मैं लेजिस्लेचर में जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के हितों की रक्षा करूं। तो इस कारण से कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो गवाही देने के लिए अगर कोर्ट में नहीं जाता है तो ये कोई ऑफेंस नहीं है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। एक और चीज है, वो है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, कि जिन दिनों पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसके 40 दिन पहले, उसके 40 दिन बाद अरेस्ट नहीं किया जाएगा एमपी को या एमएलए को। समझ में, ताकि वो सत्र में सही तरह परफॉर्म कर सके और उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर सके जिन्होंने उसको वोट डाला था, जिन्होंने उसको जिताया था, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग। पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। सर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसके अंदर में मतलब जैसे डेफेमेशन आ गया, अगर वो किसी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उसको डेफेमेशन के चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर मार्केटिंग भी आती है भाई? वो मार्केटिंग कर रहे हैं जैसे अपनी, तो मार्केटिंग नहीं आती है, ठीक है। रादर अगर आप सरकारी तंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, अब पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई कहता है मैंने ये कर दिखाया, अगर आप उसको मार्केटिंग कह रहे हो तो हाँ मार्केटिंग आती है। अपनी उपलब्धियां बताना अलाउड है, समझ में आया, पर किसी कंपनी का सामान बेचना अलाउड नहीं है। ओके ओके सर। अगर मोदी जी बोलते हैं मैंने ये कर दिखाया, मैंने ये कर दिखाया, तो ये भी कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है वो। ओके, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं कर। सर अगर ये कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना बैनर या पोस्टर जो इलेक्शन से पहले लगाते हैं वो मेरे घर की दीवार पे चिपका जाए और उस पे एमएलए या एमपी का नाम ना हो, कोई छुटपुटिया नेता हो उसी पार्टी का, तो बिल्कुल उसमें मैं एक्शन उनको बनता ट्रीट कर है, सकता हूँ। एक्शन बनता है, एक्शन। सर चले आगे। Excuse me, sir. हाँ जी, पूछिए, सवाल पूछिए। Sir, freedom from jury service में अगर as witness ना बुला के सब समन्स भेजे जाएं कि कोई क्राइम किया है, तो उसे ड्यूरिंग उस पीरियड में कोर्ट में जाना पड़ता है? आना पड़ेगा। ओके सर। सिर्फ मैंने 2-3 बार आपको As कहा, witness. विटनेस में जानबूझ 2-3 बार एम्फसाइज किया। Yes sir, yes sir. जब विटनेस के तौर पर, जब कल्प्रिट की तरह पे बुलाया जा रहा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। समझ Okay में sir. आया? Yes sir. ओके, Yes sir. और आगे चलते हैं। अब मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं क्राइम के बारे में, बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं ऑफेंस के बारे में। मैंने बताया था आज मैं डिस्कस करूंगा, ऑफेंसेस कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे हम ऑफेंस को बांट सकते हैं कि छोटा ऑफेंस और बड़ा ऑफेंस, मेनली यही डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बार बार लॉ में वर्ड यूज होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। बुक्स में भी और अखबारों में भी अक्सर ये वर्ड्स आते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो आज फर्स्ट डे मेरा लेक्चर लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा क्या फर्क है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। बाकी लोग जवाब ना दें, कम ऑन। जो फर्स्ट डे मेरी क्लास लगा रहे हैं वो जवाब दें। दृष्टि, क्या आपको पता है डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल? No sir, I don't know. अमनजोत? सर कॉग्निजेबल तो सर मोर सीरियस होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल सर लेस सीरियस होते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी अमनजोत? सर मेरा लास्ट सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर है। और बेटर आंसर दो फिर। सर अगर यही जवाब हिमांग ने दिया होता, दृष्टि ने दिया होता, मैं कहता वेरी गुड, पर आपको नहीं बोलूंगा वेरी गुड। गिव मी अ बेटर रिप्लाई, देसी आंसर नहीं चलेगा। इतना क्लियर नहीं है कि मोर सीरियस कौन सा है और लेस सीरियस। आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू मी बताएंगे खुशलीन। ओके सर, ओके।
खुशली Cognitive उपल, offenses. Yes, sir. बताओ सुना इसके बारे में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में और एफआईआर के बारे में? Yes, sir. बताओ क्या होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस? Sir, it means that the police is arresting without any warrant. वर्ड्स थोड़े से हिला दिया आपने। कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये जो बिल्कुल सही अमनजोत ने बोला कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो मोर सीरियस होते हैं या मोर ग्रेव होते हैं, मोर Sir, सीरियस like murder, लाइक मर्डर, ठीक है। और rape. ये लेस सीरियस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल, लेस सीरियस, ओके। और कॉग्निजेबल केस में एफआईआर होती है, नॉन कॉग्निजेबल केस में केवल जनरल डायरी में एंट्री होती है और उसकी रसीद मांगोगे तो डीडीआर आपको मिल जाती है, डेली डायरी रिपोर्ट, ओके। जनरल डायरी में एंट्री होगी बस, ओके। तो मेन फर्क आपने सही बोला, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट इन अ कॉग्निजेबल केस। अब देखो, मान लो भीड़ के सामने 100 लोगों के आगे डॉन ने मर्डर कर दिया। किसका मर्डर कर दिया? जेड का, ओके। और भीड़ में एक पुलिस वाला भी खड़ा था और पुलिस वाले ने डॉन को बोला यू आर अंडर अरेस्ट। डॉन कहता है पहले कोर्ट जाओ, ठीक है, और वारंट लेके आओ, अरेस्ट वारंट। जब कोर्ट तुम्हें कहेगी तब अरेस्ट करना, तो वो क्या बोलेगा पुलिस वाला? कहता है दिस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इतना सीरियस ऑफेंस, जब तक मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट में बताऊंगा मजिस्ट्रेट को कि मैंने मर्डर होते हुए देखा, मुझे अरेस्ट करने का ऑर्डर दो, तब तक तुम भाग जाओगे। समझ में आया? तो इस कारण से जो मोर सीरियस बड़े बड़े ऑफेंसेस होते हैं, रेप, मर्डर, रॉबरी, डेकॉइटी, इन सब ऑफेंसेस में अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है। जबकि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उसमें नो अरेस्ट विदाउट वारंट। ये वाली बात कहां लिखी हुई है? ये बात कहां लिखी है कि कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है और नॉन कॉग्निजेबल में नो अरेस्ट विदाउट वारंट? बोलो, ये बात लिखी है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। और कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन कहां दी है? 2C में, सेक्शन 2C। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन कहां दी है? सेक्शन 2L में, 2C 2L, ओके। और अभी भी मैंने एक एफआईआर के बारे में बात की, एफआईआर। मुझे मुस्कान बताएगी एफआईआर का क्या फुल फॉर्म है? मुस्कान पवार बताओ क्या फुल फॉर्म है एफआईआर की? बोलो मुस्कान, नहीं पता? हिमांग बोलेगा, खुशलीन, Sir, first information report. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कि जैसे पुलिस को पहली सूचना मिलती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो वो क्या वर्ड यूज है, क्या लॉन्च करती है? एफआईआर लॉन्च करती है। और अभी ये रूल्स बना दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि 24 आवर्स के अंदर पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड करनी होगी एफआईआर। क्यों? क्योंकि एफआईआर क्या है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, समझ में आया? और जो इन्फॉर्मेंट होता है, यानी कि जो पुलिस के पास जाके सूचना दे रहा है, उसको भी एक कॉपी मिलती है। किसकी कॉपी मिलती है? ऑफ एफआईआर। और वो भी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट।
फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बात कहां लिखी है कि इंफॉर्मेंट को मिलेगी एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट? कहां लिखी है? कोई भी बच्चा जवाब दे। सात्विक जवाब दो। सात्विक, बलराज, संतोष। अब क्या हुआ? आपके लेवल का क्वेश्चन ये है, ये लिखा है एफआईआर के सारे रूल्स कहां लिखे हैं? जल्दी बोलो। सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। मगर एफआईआर होता क्या है, ये कहां लिखा है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहां लिखा है एफआईआर क्या, कहां क्या होता है? आंसर नोवेयर, कहीं भी, नोवेयर डिफाइंड। द वर्ड एफआईआर इज नोवेयर डिफाइंड इन सीआरपीसी। क्या वो मेंशन्ड है 154 में? रूल्स ऑफ एफआईआर गिवन इन सेक्शन 154, बट वर्ड एफआईआर, ये जो शब्द है एफआईआर, नॉट गिवन इन सेक्शन 150, 154, 154। क्लियर? फिर हमें ये कैसे पता चलता है कि 154 के तहत जो रिपोर्ट पुलिस ने बनाई है वो एफआईआर है? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है हमें सेक्शन 207 में, उसमें ये बात लिखी हुई है, एफआईआर लॉज्ड अंडर सेक्शन 150। क्लियर? और आगे चलते हैं। एक और बड़ा फर्क है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। क्या फर्क है? कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में फर्क क्या है? कौन बताएगा? कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। पुलिस कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन without order of magistrate, without order of magistrate, जबकि यहां पे order of magistrate is required. Order of magistrate is required to start investigation. पुलिस अपने आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। ये जो मैंने वर्ड बोला अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन, इसका पर्पस क्या होता है? व्हाट इज पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन? पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों करती है? टू, जल्दी बोलो, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, एविडेंस, सबूत ढूंढने के लिए, ताकि सजा दिलाई जा सके। समझ में आया? और इसके साथ साथ यही बता रहे, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। मैं कहीं तो वर्ड यूज कर रहा हूं जज और कहीं मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मजिस्ट्रेट। जो आज फर्स्ट डे मेरा लेक्चर लगा रहे हैं वो जवाब देंगे। जज और मजिस्ट्रेट शब्दों में क्या फर्क है? पहले मैं पूछना चाहूंगा मुस्कान से। मुस्कान, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स जज एंड मजिस्ट्रेट? खुशलीन, Yes, sir. what is the difference between a judge and a magistrate? आपका लाइफ में एम क्या है? क्या बनना चाहते हो? Sir, judge. अगर आपको मजिस्ट्रेट बना दे तो चल जाएगा? Sir, magistrate is the higher power. नहीं बेटा, आपको पता है खुशलीन, जब आप जज बनोगे तो आपको पहला रैंक क्या मिलेगा? जो आपकी स्टैंप बनेगी ना, आप पूरा नाम क्या लिखते हो अपना? Sir, Kushleen Kaur Uppal. खुशलीन कौर उपल है ना? तो आपका जो पहली स्टैंप बनेगी, जब आप जजमेंट लिखवाओगे तो स्टैंप लगाओगे तो लिखोगे खुशलीन कौर उपल, CJJD कम, JMIC कम, RC। ये है आपकी पोस्ट, जो पहली पोस्ट आपको मिलेगी अगर आप हरियाणा पंजाब में कहीं जज बनते हो तो। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है वो सब।
सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन कम आ गया। ओके, इसके आगे क्या आएगा वो बताता हूं मैं आपको। ये देखो इस तरह से लिखते हैं। अब जेएमआईसी की फुल फॉर्म क्या है? जूनियर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और आरसी की फुल फॉर्म क्या है? आरसी की फुल फॉर्म क्या है? रेंट कंट्रोलर। रेंट कंट्रोलर। तो जब तो आप सिविल केस में जजमेंट दोगे तो आप बन जाओगे सिविल जज। जब आप क्रिमिनल केस में फैसला सुनाओगे तब आप बन जाओगे मैजिस्ट्रेट। ओके खुशलीन? Yes, sir. कैसा लग रहा है आपको जज बनने के बाद? अच्छा लग रहा है? अब तो बना दिया मैंने आपको सीजेजेडी कम जेएमआईसी कम आरसी। अच्छा लगा सुन के? Yes, sir. बन के और अच्छा लगेगा। चलो जी और आगे चलते हैं। तो सिविल केस में जो होता है वहां पे जज वर्ड यूज किया जाता है, और क्रिमिनल केस में लोअर लेवल पर मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर? तो जज इज जीनस एंड मैजिस्ट्रेट इज स्पीशीज। इसका क्या मतलब है? क्योंकि जब सेशन जज होता है, जो सेशन जज होता है वो दोनों केस देखता है, सिविल भी और क्रिमिनल भी। तो जज तो सिविल क्रिमिनल दोनों में हो सकता है, मगर मैजिस्ट्रेट सिर्फ लोअर लेवल पर क्रिमिनल केसेस में होता है। और थोड़ा सा मैं बता दूं, सबसे नीचे वाली कोर्ट जो होती है वो होती है मैजिस्ट्रेट कोर्ट। इसके ऊपर होती है कोर्ट ऑफ सेशन, जहां पर आप मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को आप चैलेंज कर सकते हो। किसमें? कोर्ट ऑफ सेशन। और कोर्ट ऑफ सेशन के ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो ये 4 फोल्ड डिवीजन है: मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इज माय पॉइंट क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। मोरओवर, हम ऑफेंसेस को 2 तरह से और भी बांट सकते हैं। और ये कौन से 2 हैं? सम्मन केस और वारंट केस। सम्मन केस, वारंट केस। व्हाट इज द डिफरेंस? कोई बताएगा मुझे सम्मन केस और वारंट केस में क्या फर्क है? What is सम्मन में सर जब हम सम्मन किसी को केस बुलाते हैं है ना, कोर्ट ऑर्डर देता है कि हाँ भाई उनको मतलब लेटर वगैरह दिया जाता है, खुद आ जाएं वो लोग, जैसे सिविल केस में करते हैं नॉर्मल, है ना, टीडीआर वगैरह होती है, तब वारंट में डायरेक्ट वारंट देती है कोर्ट उनका अरेस्ट करने का। बच्चे कैसे पता चलेगा कि ये सम्मन केस है या वारंट केस है? सर जो सम्मन केस में है सर वो बोलो। क्रिमिनल केस में वारंट होगा सर। सही है दोनों सर। जो क्रिमिनल है। जहां ऑफेंस वर्ड आ गया वो सारे क्राइम है। समझ में आ गया? यस। अब सम्मन केस और क्रिमिनल वारंट केस में क्या फर्क है? सात्विक आप जवाब दो। सर वारंट केस वो होता है जिसमें 2 साल से ज्यादा सजा हो, या फिर डेथ पेनल्टी हो, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। और जो भी केस वारंट केस नहीं होता वो समन केस होता है। इफ पनिशमेंट इज लेस देन 2 ईयर तो वो समन केस है। इफ पनिशमेंट जो सजा उसमें हो सकती है, इफ इट इज मोर देन 2 इयर्स या डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, समझ में आया? तो वो क्या है? वारंट केस है। वारंट केस में डायरेक्टली वारंट इशू हो सकता है। यानी कि ऑर्डर टू पुलिस टू अरेस्ट एंड ब्रिंग दैट पर्सन टू कोर्ट। या यहां पे फर्स्ट
First, summons are issued. हमेशा summons are issued. कंपल्सरी होता है. छोटे केस में डायरेक्टली पुलिस को अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, पर बड़े केस में जहां पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा है, डायरेक्टली ऑर्डर टू पुलिस हो सकता है. सॉरी, डायरेक्टली ऑर्डर टू पुलिस हो सकता है. ऑर्डर टू पुलिस टू अरेस्ट and bring the person in court. यानी कि दोनों ही चीजें, समन और वारंट है क्या? ये जो दो वर्ड यूज किए जा रहे हैं, समन केस नहीं बोल रहा, अब मैं समन बोल रहा हूं. समन और वारंट चीज क्या है? समन और वारंट दो ऐसे प्रोसेस है क्या करने के लिए? टू कंपेल appearance of a person in court. ठीक है जी. ये जैसे सीआरपीसी में दिया हुआ है. कहां दिया हुआ है? चैप्टर 6 में दिया हुआ है. उसका नाम भी यही है, प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन. उसमें क्या लिखा है? पहले सम्मन भेज जाता है, प्यार से बोला जाता है काके कोर्ट आया, इस डेट को इतने बजे इस ऑफेंस के चलते इस मजिस्ट्रेट के आगे इतने बजे तुम्हें पेश होना है. डेट, टाइम, ऑफेंस सब बताते हैं. अगर वो आ गया तो ठीक है, नहीं तो पुलिस को ऑर्डर करेंगे, जाओ से पकड़ के लाओ, यानी वारंट इशू कर देंगे. अगर पुलिस ने पकड़ के अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर दिया तो ठीक है. अगर नहीं किया तो क्या करेंगे? तो करेंगे प्रोक्लामेशन, उसके घर के बाहर चिपका देंगे कि इस आदमी को इतने बजे इस कोर्ट में पेश होना, नहीं हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे. फिर भी नहीं आएगा तो क्या करेंगे? फिर उसकी प्रॉपर्टी की कर देंगे अटैचमेंट. फिर भी नहीं आएगा तो क्या करेंगे? उसकी प्रॉपर्टी का कर देंगे डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, बेच देंगे उसकी प्रॉपर्टी. और जब एक बार प्रोक्लेमेशन हो गई, खास करके 82 क्लॉज 4 में अगर हो गई, तो वो बंदा क्या कहलाएगा? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. then that person is called proclaimed offender. और जो इंसान प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है, ठीक है, उसको कोई भी अरेस्ट कर सकता है. प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट हिम. प्राइवेट पर्सन भी फिर उसको अरेस्ट कर सकता है. और उसके बाद क्या करेगा? अरेस्ट करने के बाद एंड हैंड हिम ओवर. किसको दे देगा? टू पुलिस. हैंड हिम ओवर टू पुलिस. अब तो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, सब बिक गया उसका. ठीक है, ये तरीका होता है एक आदमी को कोर्ट तक लेके आने का. दो और छोटे से पॉइंट रह गए. एक है बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस. बेलेबल ऑफेंस और दूसरा है नॉन बेलेबल. थोड़ा सा गलत लिखा गया है. Sir, can we get a 5-minute break? 2 मिनट्स में ब्रेक दे रहा हूँ. ओवर कर रहा हूँ विद इन 2-3 मिनट्स. क्लास ओवर विद इन 2-3 मिनट्स. बेलेबल ऑफेंस वो है जहां पर बेल आपका राइट है. बेल एज राइट. बेल क्या होता है? ठीक है, जब एक इंसान को अरेस्ट कर लिया, उस पर केस चल रहा है, केस के दौरान ये माना जाता है कि वो निर्दोष है, केस चलते दौरान, तो उसे कहता है ठीक है अपने घर पे रहो, बस हर तरीके पेश होना होगा, तो उसे बेल मिल गई. छोटे ऑफेंसेस में बेल आपका राइट होता है. बड़े ऑफेंसेस में बेल इज डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट. बेल इज डिस्क्रिशन, DIS लिखा है मैंने. बेल इज डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट. उनकी मर्जी है बेल पे छोड़े या ना छोड़े. एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं. दो और तरह के ऑफेंसेस हो सकते हैं, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल. कंपाउंडेबल ऑफेंस और
नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस में कॉम्प्रोमाइज अलाउड होता है पार्टीज में, कॉम्प्रोमाइज अलाउड, और छोटे केस में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, यहां पर नो कॉम्प्रोमाइज अलाउड, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ऑफेंस किया है तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर? तो मैंने 4 करा दिया आपको, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, फिर मैंने कराया समन केस, वारंट केस, फिर मैंने कराया आपको बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, फिर मैंने कराया कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। आपका बेसिक्स का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। ठीक है, जो मैंने लिखा है इस सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, आपको आज के लेक्चर में कोई दिक्कत है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।